हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ मयूख यूट्यूब चैनल पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक सीरीज, जिसमें हम लोग कक्षा 6 के इतिहास विषय को पढ़ना शुरू करेंगे। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अध्याय 1, आरंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। आगे समझते हैं। कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति यानी कि याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। लेकिन बहुत पहले यानी कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। इसके बारे में समझते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, मतलब अतीत यानी कि इतिहास के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों यानी कि जो जानवरों को पालते हैं, कृषकों यानी कि किसानों, शासकों यानी कि राजाओं, व्यापारियों यानी कि जो बिजनेस व्यापार करते हैं, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग इतिहास से पता कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन-कौन से गीत गाते थे। इन सब के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। किन-किन के बारे में पता कर सकते हैं? पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों, इन सब के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है? लोग कहाँ रहते थे? लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1, पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। आइए पता करते हैं नर्मदा नदी का। ये रहा मानचित्र 1, उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। भारत को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। नर्मदा नदी, ये रही आपकी नर्मदा नदी, जो भारत के मध्य में स्थित है। कहाँ पर? मध्य में स्थित है। ये आपकी नर्मदा नदी है। ठीक है, हमने पता लगा लिया नर्मदा नदी को। अब क्या बताया गया है इसमें? कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। परिचित यानी कि वहाँ की संपदा के बारे में जानते थे। अपने भोजन के लिए वे फसलों सॉरी जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृथर पहाड़ियों का पता लगाओ। आइए पता करते हैं उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कृथर की पहाड़ियाँ। ये रहा आपका उत्तर पश्चिम का एरिया। ये आपका उत्तर पश्चिम का एरिया है ये। ठीक है, ये रही आपकी कृथर की पहाड़ी, ये रही सुलेमान की पहाड़ी। ठीक है, ये रही सुलेमान, ये रही कृथर की पहाड़ी, जो आज के पाकिस्तान में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? आज के पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, हमने पता लगा लिया। कृथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? आज के पाकिस्तान में। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले यानी कि 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। सबसे पहले कौन सी फसल उपजाई गई थी? जौ तथा गेहूं जैसी फसल उपजाई गई थी। कब? 8000 वर्ष पहले। किन्होंने? स्त्री पुरुषों ने उपजाना आरंभ किया था। इसको गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था 8000 वर्ष पहले। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। क्या किया था? कौन से जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था? भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गाँव में रहते थे। यहाँ के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। ठीक है, उत्तर पूरब में गारो तथा मध्य में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। आइए उत्तर पूरब में गारो तथा मध्य में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाते हैं। ये रही आपकी उत्तर पूरब में
गारो की पहाड़ियाँ जो आज के असम राज्य में आती हैं, और विंध्य की पहाड़ियाँ, ये रही आपकी विंध्य की पहाड़ियाँ जो आज के मध्य प्रदेश में आती हैं। विंध्य की पहाड़ियाँ, ये रही आपकी विंध्य की पहाड़ियाँ, ठीक है। हमने पता लगा लिया गारो और विंध्य की पहाड़ियों का पता लगा लिया। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ, मतलब गारो की पहाड़ियाँ और विंध्य की पहाड़ियाँ थी, यहाँ पर भी कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, यहाँ पर सबसे पहले क्या उपजाया गया था? चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। कहाँ पर थे? विंध्य की जो पहाड़ियाँ है, विंध्य की जो पहाड़ी, यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया था, ठीक है। अब आगे समझते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। आइए मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। ये रही आपकी सिंधु नदी और ये रही आपकी उसकी सहायक नदी। सिंधु रही ये नदी, झेलम इसकी सहायक नदी है, चेनाब इसकी सहायक नदी है, रावी इसकी सहायक नदी है, सतलुज इसकी सहायक नदी है, ब्यास इसकी सहायक नदी है। ये सब सहायक नदी है किसकी? सिंधु की सहायक नदी है। हमने पता लगा लिया जो कहाँ पर है, भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ती हैं, ठीक है, ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, पता लगा लिया। जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, इन्होंने कहा सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं, मतलब सिंधु की जो सहायक नदी है वो एक बड़ी नदी है, सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, मतलब 4700 साल पहले ही यहाँ पर कुछ नगर बसे, कुछ नगरों का निर्माण हुआ यहीं पर। कहाँ पर? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास, ठीक है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। क्या हुआ? गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। देखो पहले इन्होंने बोला सिंधु नदी के आसपास के जो नगर बसे वो कब बसे? 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है। फिर इन्होंने बोला गंगा नदी के क्षेत्र में और तटवर्ती इलाकों में, यहाँ पर ये तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व लोग बाग बसे, यहाँ पर नगर बसे आके, ठीक है, इन्होंने ये बोला, ठीक। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। आइए गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाते हैं। ये रही आपकी गंगा नदी, उत्तर प्रदेश में से बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है गंगा नदी, ये आपकी नदी, और ये रही आपकी उसकी सहायक नदी सोन, ये रही आपकी उसकी सहायक नदी सोन, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है ये लोग समझते हैं। पता लगाओ गंगा के दक्षिण में इस नदियों के आसपास का क्षेत्र, गंगा के दक्षिण में इन नदियों का आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, प्राचीन काल में मगध यानी पहले, प्राचीन काल यानी पूर्व में या बहुत साल पहले, साल पहले मगध वर्तमान बिहार में या बिहार में नाम से जाना जाता, बिहार के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, यहाँ के जो शासक थे बहुत शक्तिशाली, मतलब बहुत ताकतवर शासक थे यहाँ के। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया, यहाँ के जो मगध के जो शासक थे उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया है। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई, केवल मगध में ही नहीं, देश के अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य राज्यों में भी इनकी स्थापना की गई, ऐसे ही राज्यों की, ठीक है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोग पहले एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में यात्रा करते थे भारत के। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती जाती थी या होती थी हो जाती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। मतलब समझो, पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा बड़ी जोखिम की, इतने साधन पहले नहीं थे कि जैसे आज अपन लोगों के पास एरोप्लेन वगैरह हैं, जहाज हैं समुद्री यात्रा करने के लिए, पहले ये सब चीजें नहीं थी, ठीक है। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान
जाया करते थे। ठीक है, इन सब बाधाएं जो थी इनको नहीं रोक पाती थी लोगों को यात्रा करने से। लोग कभी काम की तलाश में, तो कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाके जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, तो वहां से चले जाते थे, वो लोग उस स्थान को छोड़ देते। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी जो सेनाएं होती थी, राजा उस समय के जो राजा होते थे, उनकी जो सेनाएं थी, वो दूसरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त करनी हो तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो तब यात्रा करते थे वो लोग। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। धार्मिक गुरु भी जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे। मतलब बहुत उनकी इच्छा होती थी कि आज हम चलो इतिहास के बारे में जानते, इतिहास के बारे में समझते, तो रोचक स्थान इनमें इंटरेस्ट हो, स्थानों खोजने की चाह में निकल जाते थे। इन सभी यात्राओं में से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। मतलब जो लोग इन कारणों से यात्रा करते थे, तो इन कारणों की वजह से उन्हें क्या मिला, एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, मतलब एक दूसरे को समझने का अवसर मिला, एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्रों को लोगों को समझने का अवसर मिला। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, ये प्रश्न है। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, क्या कारण है लोगों को यात्रा करने का, इसका उत्तर आप कमेंट में दे दीजिए। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। आइए एक बार फिर से मानचित्र एक को दोबारा से देखते हैं हम लोग। फिर आपका मानचित्र एक देख लिया। अब क्या कह रहे हैं ये समझ लो। तो देखो, मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब जो मानचित्र है अपना भारत का, इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन करता है? पहाड़, पर्वत, यहाँ पर पर्वत वगैरह हिमालय पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं और जो समुद्र सीमाएं हैं, ये सब क्या करती हैं, इनकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। ठीक है, भारत की। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने चाहा वे ऐसा कर सके। मतलब लोगों को भाई साहब इन पहाड़ियों को, इन पर्वतों को, इन समुद्र की सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, परंतु जिसने चाह लिया वो ऐसा कर सके, वो पार कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। मतलब ऐसा नहीं कि भारत के लोग ही केवल यात्रा करते, और भी देशों के लोग यात्रा करते थे जो भारत में आते थे, भारत की संस्कृति को समझते थे। ठीक है, लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। मतलब लोग बाग जो आते थे वो यहाँ की संस्कृति को देखते थे, यहाँ की परंपराओं को देखते थे, और यहाँ की जो भोजन बनाने की कला है उसको बारे में भी समझते थे लोग बाग, यहाँ पर आते थे भारत में। और भारत के जो लोग बाग जाते थे वो लोग भी दूसरे स्थानों के बारे में समझते थे। देश के नाम, देश के नाम। ठीक है, देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। बात सही है, आज हम लोग अपने देश के लिए इंडिया और भारत शब्द का प्रयोग करते हैं। समझते हैं, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानियों और यूनानी जो आए भारत में, उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा? हिदोस या इंदोस। और इस नदी की जो पूरब में स्थित जो भूमि है, जो जगह है, प्रदेश है, उसको क्या कहा? इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। किन्होंने कहा इंडिया?
यूनानियों और यूरोपियों ने यूनानियों और ईरानियों ने कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। पहले जो भारत नाम का प्रयोग है उसका उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के नाम के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले भरत नाम प्रयोग होता था उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे उनके एक समूह में, फिर बाद में इसी भरत को भारत कर दिया गया। अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत के बारे में कैसे जाने इसको हम पढ़ेंगे, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ, ये है आपका ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ है ये, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कब लिखी गई थी यह पांडुलिपि? 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। क्या किया जाता था? किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर, पहले ताड़ के पत्तों को काटेगा, फिर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये किससे बनी है? भुर्ज की छाल से बनी हुई पांडुलिपि है ये, ठीक है। अब समझते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने, मतलब इतिहास के बारे में हम लोग कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इतिहास के बारे में हम लोग कई तरह से जान सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। क्या है? मतलब इतिहास को हमें जानना है तो एक तरीका इतिहास का जानने का कि उस समय की लिखी हुई पुस्तकें को ढूंढो और पढ़ो। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। मतलब पहले जो किताबें लिखी, पहले की जो किताबें लिखी जाती थी, पुस्तकें लिखी जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता? उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू से बना है, जिसका अर्थ हाथ से है, हाथ है या हाथ से निकला है। मतलब इनका ये कहने का है कि जो पांडुलिपि है, हिंदी में उसे पांडुलिपि बोलते हैं, जो हाथ से पुस्तकें लिखी जाती थी, और उसी शब्द को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो शब्द लैटिन शब्द मेन्यू से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है हाथ है। इसका अर्थ हाथ है से निकला है, मतलब हाथ से लिखे हुए जो शब्द हैं वही मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। क्या मिलती हैं? पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप तरीके से तैयार भोजपत्र लिखी मिलती हैं, ठीक है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। मतलब इतने भारत पर आक्रमण हुए हैं और उस कारण से पांडुलिपियां बहुत सारी नष्ट हो गई और कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया है। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं, मतलब कुछ पांडुलिपियां फिर भी बची रह गई। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। जो पांडुलिपियां ज्यादातर कहाँ मिलती हैं? मंदिरों और बिहारों में मिलती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी के प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। मतलब जो पहले की जो पांडुलिपियां हम लोगों को मिली उनमें किस चीजों का वर्णन है? धार्मिक मान्यताओं का वर्णन है, व्यवहारों का वर्णन है, राजाओं के जीवन का वर्णन है, औषधियों तथा विज्ञान आदि के सभी के प्रकार के विषयों में पता चलता है, हमें चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। वैसे हमारे यहाँ कितने महाकाव्य, जैसे महाभारत हुआ, ये सब महाकाव्य तो हैं। कविताएं, नाटक हैं, ये सब कई तरह के हम लोगों को मिलते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में मिलते हैं। इनमें जो नाटक महाकाव्य जो मिले हैं वो कई तो संस्कृत में मिले हैं, कई प्राकृतिक, कई तमिल में मिले हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृतिक भाषा का लोग कौन करते थे? प्राकृतिक भाषा का लोग आम लोग, मतलब आम जनमानस लोग करते थे, ठीक है। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। इतिहास को जानने के लिए हम लोग अभिलेख का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख
पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। जो अभिलेख हैं वो ज़्यादातर राजा लोग उत्कीर्ण करवाते थे, ठीक है। उन्हीं अभिलेखों में से ये अभिलेख एक मिला है, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में जो आज का अफ़गानिस्तान है, उसका एक क्षेत्र कंधार, वहाँ से ये अभिलेख मिला है। अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यह जो अभिलेख वो अशोक नामक शासक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। समझते आगे अभिलेखों के बारे में। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण कराए हैं। ज्यादातर राजा लोग करवाते थे, पर कुछ लोग ऐसे भी होते थे, धनाढ्य लोग या धनी वर्ग लोग, वो भी अपने कार्यों का वर्णन करवाते थे अभिलेखों में। उनके भी अभिलेख मिले हुए। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। जैसे जो राजा लोग थे वो अपना इस चीज के बारे में ज्यादातर लिखवाते थे, वो जो लड़ाइयाँ करते थे उनमें जो उनको विजय प्राप्त होती उनके बारे में लिखवाया करते थे राजा लोग, ठीक है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखे गए हैं। जो अभिलेख हैं वो किस में लिखे गए हैं? अरामाइक तथा यूनानी भाषा में लिखे गए हैं, उन्हीं की लिपियों में लिखे गए हैं ये अभिलेख, ठीक है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या-क्या कठिनाइयाँ आती थी? इन प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी, मतलब और भी चीजें थी जो प्रयोग में यूज होती थी, उपयोग की जाती थी। और अन्य वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातात्विद कहा जाता है। मतलब जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातात्विद कहते हैं। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, इससे पुरातात्विद पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विद क्या करते हैं? पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। जो पुरातात्विद होते हैं वो औजार, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती थी। इनमें से कुछ वस्तुएं कैसे बनी थी? पत्थर की, पक्की मिट्टी की और कुछ धातु की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। मतलब जो वस्तुएं बनी होती थी वो ज्यादातर पत्थरों, पक्की मिट्टी, कुछ धातुओं से बनी होती थी जो जल्दी नष्ट न हो, ऐसी बनी होती थी, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं, चित्रों के बारे में समझते हैं, चित्रों के बारे में क्या दिया गया है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। इन पात्रों का प्रयोग कब होता था? 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुरानी चांदी का सिक्का, ये आपका चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ होता था। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व होता था। फिर अब आगे समझते हैं। पुरातात्विद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों ढूंढते थे। जो पुरातात्विद थे वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को ढूंढते थे, ढूंढते हैं, अभी भी ढूंढते हैं, पहले भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, मतलब लोगों का भोजन क्या था। इससे उन्हें ये भी पता चलता है इन पुरातात्विदों को। पर वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। जो वनस्पति फल फूल होते हैं उनका अवशेष बहुत कम बच पाते हैं, क्योंकि ज्यादा दिनों तक चलते नहीं, लोग नष्ट हो जाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अन्न के दाने अगर जल जाएं तो लकड़ी के टुकड़े जल जाएं तो जले हुए रूप में बच जाते हैं, ठीक है। पांडुलिपियों पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्रोत शब्द का। मतलब पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा
पुरातत्व से जो ज्ञात जानकारी होती है उनको इतिहासकार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, उनके लिए शोध शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। मतलब इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत यानी कि बहुत पहली चीजों का अध्ययन करते हैं, बहुत पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, बहुत पहले की हों। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण मतलब फिर से उनको बना लेते हैं, इतिहास को पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। मतलब इतिहासकार और जो पुरातत्व होते हैं वो एक तरह के जासूस होते हैं। तो क्या करते हैं, पुरानी जो चीजें होती हैं, इमारतें, जो पात्र वगैरह मिलते हैं, उनको सुराग के रूप में उपयोग करते हैं और अतीत का निर्माण कर देते हैं। वो लोग अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया था? आप लोगों को हमने सीरीज स्टार्ट करने से पहले इस पुस्तक का पृष्ठ दिखाया था, इसमें लिखा था हमारे अतीत, उस पर आप लोगों ने ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। तो अतीत शब्द है, उसका प्रयोग किस रूप में किया गया? बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। मतलब अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत का अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब उन्होंने कहा है कि पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से भिन्न था तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। मतलब आज अंडमान द्वीप है जो, वहाँ के लोग अधिकांश लोग क्या करते हैं, मछलियों को पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रहण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति मतलब भोजन की आपूर्ति के लिए, आपूर्ति मतलब पूर्ति करने के लिए, ठीक है, पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। अतीत मतलब इतिहास में भी ऐसी बातें मिलती हैं हमको। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, इसके अलावा और एक अन्य तरह का भेद है। क्या है? भेद यानी कि डिफरेंस। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि आज हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारियों, मछुआरों, संग्रहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। मतलब आज हम लोग राजाओं के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी हम लोगों को जानता है, पर वहाँ उस समय के जो आम जनमानस लोग थे उनके बारे में हम लोगों की जानकारी कम होती है, क्योंकि वो लोग अपने बारे में कम लेखा जोखा रखते थे। पुरातत्व पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी, अभी भी हम लोगों को बहुत कुछ जानना बाकी है इतिहास का। तिथियों का मतलब, आइए समझते हैं तिथियों का मतलब क्या होता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसी कि 2000 या इसी तरह की कोई और वर्ष बताओगी या बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तारीख से की जाती है। जो वर्ष की गणना है वो ईसाई मसीह के जन्म से की जाती है। कब किया? तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष पहले, सॉरी 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। मतलब 2000 वर्ष कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000
को अपना आरंभिक बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। मतलब प्रेजेंट टाइम से पास्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रेजेंट बिंदु हम लोग पॉइंट मानेंगे 2000 यानी कि 2000 को मानेंगे। ठीक है। इतिहास और तिथियां। क्या इतिहास और तिथियां? अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। अंग्रेजी में बीसी, जैसे हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। तात्पर्य यानी कि मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिखा पाते हो या पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। किससे बना है? एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है एडी, तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से यानी वर्ष के प्रारंभ से। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग कब हुआ था? 200 वर्ष पहले हुआ था, 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जबकि जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, क्या जिसका तात्पर्य क्या? बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, वर्तमान से पहले। तो आपका अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। ये कुछ प्रश्न हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां वो उनको बारे में मैं बता देता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ। कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बसे थे? 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर यानी कि मगध का बड़ा राज्य कब विकसित हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ठीक, इसको हमने प्रारंभिक बिंदु माना था। 2500 वर्ष मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी, मतलब विकसित हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुए थे, तो आसपास। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, जब गेहूं और जौ जैसे अनाजों को उपजाया गया था। ये सब प्रश्न दिए हैं, आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। ये आपको पीडीएफ स्टडी विथ मयूख टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। कुछ इसके उपयोगी शब्द हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात, लिपि का अर्थ निकालना, ये सब प्रश्न, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए, इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें, जिस पे आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, डेली क्लास होगी। धन्यवाद, खूब पढ़िए। थैंक यू।